अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इशफाक इसहाक सिद्दीकी और मैं हूं आमना खटाना। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहार का मौसम है जनाब, मैंने भी बहार के मुनासबत से पहनावा पहन रखा है। और जिस तरह से बहार का मौसम है, हम देखते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, शहरों में जो इनेकाद किया जाता है ताकि लोग वहाँ जा सकें, थोड़ा सा फ्रेशनेस आ सके। और फूल और प्लांट्स वैसे भी जो है वो खूबसूरती में इजाफा करते हैं, आपको घरों में भी रखने चाहिए। इससे एक तरोताज़गी का एहसास भी होता है, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ का भी एहसास किया जाए, क्योंकि हम देखते थे कि पहले एक बसंत फेस्टिवल होता था बहार की मुनासबत से, और उस पर फिर पाबंदी लगा दी गई। उसकी वजह ये थी कि उससे बहुत सारी जानें जो थी वो हम गंवा चुके। और अब भी ये देखा जा रहा है कि अभी भी मुल्क के कुछ हिस्सों में ये होता है कि पतंगबाजी की जाती है, हालांकि सख्ती से पाबंदी है, लेकिन उस पाबंदी के खिलाफ वर्जी की जाती है, और उसकी वजह से कई घर ऐसे हैं जो कि अपने प्यारों को खो बैठते हैं। तो इस चीज़ का ज़रा एहसास खुद करना चाहिए। बिल्कुल जी, बिलखुसूस ऐसा लाहौर में होता है। और आज भी अभी हेडलाइंस आपने सुनी होंगी, तो उसमें कुछ ऐसी खबरें थी दोज वर डिस्टर्बिंग, क्योंकि एक शख्स अपनी जान से गया और उसके बाद में पता चला कि एक नौजवान था जो डोर फिरने से चला गया। तो केमिकल डोर का इस्तेमाल भी चल रहा है, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, पाबंदी के बावजूद हो रहा है। तो इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, इलाका SHO को भी देखना चाहिए और आवाम को भी देखना चाहिए। अच्छा, मैच हुआ पाकिस्तान का, शानदार रहा सारा सिलसिला। लेकिन उसके अंदर मैं मैच के हवाले से बात हम अब ज़ाहिर अपने सेगमेंट में करेंगे। जो परफॉर्मेंसेस रहीं, जो रिकॉर्ड्स बने, जो रिकॉर्ड्स तोड़े गए, उनकी बात अलग करूँगा। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे बहुत सुकून और तसल्ली दी, वो ये था कि आज से 2-3 साल पहले तक आप जब नेशनल स्टेडियम कराची जाते थे, तो भले आप जाएं आगा खान की साइड से रास्ता ब्लॉक होता था, आप कारसाज की तरफ से जाएं रास्ते ब्लॉक होते थे। लेकिन अब मेरा खुद जाने का इत्तेफाक हुआ, जब मैंने खुद ये चीज़ देखी, तो आप जाके बआसानी जो है वो गेट नंबर 1 तक जा सकते हैं, अपनी गाड़ी वहाँ तक ले जा सकते हैं, आसपास पार्क कर सकते हैं और उसके बाद आप स्टेडियम के अंदर जा सकते हैं, जहाँ पर इंक्लोजर आपसे चंद कदम के फासले पर है। तो जितना भी, और आप ये सोचें कि ये कोई आम मैच नहीं था, ये इंटरनेशनल मैच चल रहा था बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, और उसके बावजूद मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतर हुई है कि अब ये मैचेस आसानी से हो रहे हैं और लोगों को भी मुश्किलात का सामना नहीं ना करना सिर्फ पड़ा। सिक्योरिटी के बल्कि बाकी जो प्लान्स बनाए गए हैं, जिस तरह से अशफाक भी बता रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव रूट्स दिए गए हैं, चीज़ों को क्लियर किया गया है, ये बड़ा अच्छा और बड़ा मुनासिब इंतजाम किया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि शायद जो हमारी वनडे सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसको अब प्लान आउट किया जाए, शेड्यूल किया जाए यहाँ पर इस्लामाबाद की जगह लाहौर में, यानी पिंडी की जगह लाहौर में शायद उसको और मुंतकिल मुमकिन कर दिया तौर जाए। पर कराची में भी, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन। Exactly. तो मजीद अभी बात करेंगे जी, पहले टॉप स्टोरीज। मुल्क में एक बार फिर छांगा मांगा की सियासत उरूज पर। इस बार मरकज बना हुआ है इस्लामाबाद में सिंध हाउस। वजीर आजम कहते हैं जमीन खरीदने के लिए 20-20 करोड़ की बोली लगी हुई है। वालिदैन हो जाएं होशियार, डिजिटल डिवाइसेस पर ज्यादा वक्त बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक, आंखों में तनाव और आंखें खुश्क होने का खदशा, गर्दन और कंधों पर भी दबाव बढ़ता जाता है। फैसलाबाद के जुड़वा भाई दोनों ही वकील, एक जैसी ड्रेसिंग, नाम एक जैसा, हम शक्ल होने की वजह से जिंदगी में कई दिलचस्प वाकयात। आज है बाखबर सवेरा के मेहमान। और शुरू में सियासत, सियासत और सियासत। नोट लो, वोट दो, ये वोट खरीदने की जो बाज़गश्त है मुल्क की सियासत में सुनाई देने लगी। और ये ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा हर बार होता है। हर इलेक्शंस के मौके पर देखते हैं, भले सेनेट इलेक्शन हो उस वक्त नोटों की चमक, सदारती इंतखाब के मौके पर भी हमने देखा लोगों को कि वोट बेचते हुए। इसी तरीके से बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि देखने में आते हैं जिनकी बाज़गश्त एक बार फिर से है, लेकिन हर बार नए सिरे से ये नारे लगाए जाते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है। लेकिन होता ये है कि शायद ये शुरू से ही सिलसिला चल रहा था, लेकिन छांगा मांगा से ये सिलसिला हाईलाइट हुआ, उसके बाद से अब तक छांगा मांगा की मिसाल दी जाती है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कल सुवात में जलसे से मुखातिब थे, उन्होंने वहाँ पर इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अब ये दिखाई नहीं दे रहा, क्या ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है ये जमहूरियत का हिस्सा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं और 20-20 करोड़ जो है वो बोलियां लग रही हैं। इसके अलावा वफाकी वज़रा भी इसकी बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी समेत PTI की आला क़यादत ने इस हवाले से बात की है। क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये जो बंदों का तस्करा है कि भाई 12 जो बंदे हैं वो सेफ कस्टडी में हैं, वो भी अपोजिशन की,
اور پرویز الہی صاحب کا مشورہ جو ہے وہ بڑا ویلڈ دکھائی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 10-12 لاکھ لوگوں کو جمع نہ کریں بلکہ اپنے 10 سے 12 بندے ڈھونڈیں. تو یہ اب اس حوالے سے سنا یہ ہے کہ ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، بھائی جا کے ان کو بازیاب کرایا جائے مبینہ طور پر، اگرچہ کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف وہاں پر موجود ہیں. جی بالکل. اور سندھ ہاؤس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کا مرکز بنا ہوا ہے، وہاں پہ کیا گہما گہمی ہے، کیا صورتحال ہے، کیا خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، اسی پر بات کر رہے ہیں. حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے. حسن، یہ کہیے گا سندھ ہاؤس اس وقت بڑا خبروں میں ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جس طرح سے پرویز الہی صاحب نے کہا کہ سیف کسٹڈی میں ہے 10 سے 12 بندے، کیا یہیں پر ہیں وہ بھی؟ دیکھیں، میری اطلاع کے مطابق 10-12 لوگ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ سندھ ہاؤس کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ جو نمبر 12 کا نہیں ہے، نمبر کم ہے جو سندھ ہاؤس میں اراکین موجود ہیں، جو ہمارے ذرائع نے بتایا. میں نمبر میں نہیں جاؤں گا. بہرحال جو خواتین ہیں، یہ 3 خواتین اراکین قومی اسمبلی ہیں، اور انہیں میں سے 2 کا تعلق کنفرم ہے مجھے کہ وہ صوبہ پنجاب سے ہے، اور ریزرو سیٹ کے اوپر وہ خواتین آئی ہوئی ہیں. سب سے بڑی دلچسپ بات جو میں بتانا چاہوں گا وہ کہ آپ کے سوال سے متعلقہ نہیں ہے، گزشتہ رات جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے میری خبر کی تردید جاری کی گئی. اچھا، ابھی میرا ایک سوال ہے کہ کیا جو سندھ حکومت ہے، سندھ حکومت کا جو سندھ ہاؤس اسلام آباد ہے، اس کا سرکاری ترجمان تو کوئی ہے، لیکن اس کے جو سیاسی ترجمان ہیں وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. کیونکہ انہوں نے رات کو اس خبر کی تردید جاری کی ہے، تو کیا انہوں نے آفیشیل طور پر سندھ گورنمنٹ کے زیر انتظام سندھ ہاؤس اسلام آباد میں جو اس کی جو ہے وہ ترجمانی شروع کرتی ہے؟ سوال ان سے میرا یہ ہے مودبانہ. اس کا جواب بھی میں رانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. رہا سوال جو ہے جو اراکین اسمبلی کا، تو یہ جو میری اطلاع ہے کہ یہ اپنی منشا سے اپنی مرضی سے یہاں پر آئے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے ان کو بیک ڈور رابطے کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی سے بالخصوص یہ رابطہ کیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جو ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کو آپ جو ہیں وہاں سے نکالیں، ادروائز دن دہاڑے وہ اپنی فورس کو استعمال کر کے تو ان کو وہاں سے بازیاب کرائیں گے. لیکن حسن ایوب، یہ تو جو ہے وہ بات ہوئی بیک ڈور. معاملہ یہ ہے بھائی کہ اگرچہ کہ آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں پر موجود ہیں، تو پھر بازیابی کا عنصر تو مائنس ہو جاتا ہے، تو پھر کارروائی کر کے ان کو نکالا کیسے جائے گا؟ اشفاق بھائی، بات یہ ہے کہ وہ ایم این ایز ہے نا، تو ان کو اگر وہ قائل کرنا چاہیں، وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں گورنمنٹ سے، تو گورنمنٹ کو بھی تو ایکل اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ وہ اپنے ناراض لوگوں کو راضی کریں. کل وہ ان کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہو کر آئے ہیں، اور اب ان کو غائب کر دینے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کے رابطے میں وہ نہ آ سکیں. اب گورنمنٹ کے کو رابطے سے بھی اگر ان کو آپ فیئر پلے نہیں دیں گے تو گورنمنٹ بھی تو اپنی جو ہے اختیارات استعمال کرے گی. ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ حکومتیں جو ہیں وہ اراکین کو اٹھا لیتی ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کوئی سوات چلا گیا، کوئی شمالی علاقہ جا چلے جاتے ہیں، اور عین موقع کے اوپر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد وہ اراکین منظر عام پر آتے ہیں. تو جو ہماری اطلاع ہے کہ گورنمنٹ نے ایسا ابھی تک کچھ نہیں کیا، وہ کہ ان کے بھی پلاننگ تھی کہ ہم اس طرح کا کچھ کریں گے، لیکن اس وقت تک ان کا پلان ان پلیس نہیں ہوا، جو ذرائع کی بات ہے. اچھا، ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے، اور دیکھیں پرابلم از دس کہ اپوزیشن بھی ناراض ہے میڈیا سے اور گورنمنٹ بھی ناراض ہے. اچھا، گورنمنٹ والے کہیں گے کہ یہ لفافہ ہے، اور جو اپوزیشن والے کہیں گے کہ یہ گورنمنٹ کا ٹاؤٹ ہے. بھائی ہم تو میرٹ پر خبر دیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ حکومت ہے یا اپوزیشن ہے، ان سے ایک درخواست ہے کہ خبر کے میرٹ کے اوپر جائیں، اور اگر خبر جھوٹی ہے تو آپ ثابت کریں. خالی جو بیانات دیکھ کر کہ ہم نے ذرائع سے خبر دی، غلط خبر دی، یہ بہت ناانصافی والی بات ہے. بالکل ایسی ہے. حسن، ایک اور چیز وہ یہ کہ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ بات کی کہ الیکشن کمیشن دیکھ لے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اس کی اجازت ہے جمہوریت میں، یعنی ایک طرح سے انہوں نے نوٹس لینے کا کہا. دوسری بات یہ کہ اب بیانات بھی موجود ہیں آن ریکارڈ، جس طرح سے جاوید لطیف صاحب نے پروگرام آف دی ریکارڈ میں بات کی تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپ کاشف عباسی صاحب نے، تو انہوں نے کہا جی کہ جو کم برا کر رہے ہیں ہم پھر بھی. اچھا، اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے بھی انکشاف کر دیا کہ 10 سے 12 لوگ جو ہیں وہ کسٹڈی میں ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا رخ کرے گی، کوئی اپلیکیشن موو کرے گی اس سلسلے میں، یا الیکشن کمیشن خود نوٹس لے گا؟ میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ
अगर देखिए आज खुद नोटिस तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं लेना, वो एक फोरम है, वहां पर आप जाएं, इलेक्शन एक्ट के तहत उसने कार्रवाई करनी है। तो यहाँ पर इनके जो वकला की एक फौज है, जो इंसाफ लायर फोरम है, वो क्या कर रहा है इस वक्त तक जो है, जब उनके मेमरान भी गायब हुए हैं और जो है प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि जी उनके पास इतलात है कि 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ दिया जा रहा है, तो इसका एविडेंस है, वो एविडेंस के तौर वो उठाएं, एप्लीकेशन के साथ एनेक्स करें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ले जाएं, वहां पर वो नोटिस जारी करेंगे और वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बात ये है कि इंतजार नहीं करना चाहिए सियासी बयानात। असल में अलमिया ये है कि ओवरऑल बयानबाजी ज्यादा होती है। अब ये 20 करोड़ की भी जो बात हो रही है, अगर कोई एविडेंस होते अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होती, जैसे कि आपको पता है माजी में होता रहा है। दूसरी चीज ये है कि 35 पंक्चर वाला तस्करा भी किया गया था, बाद में उसको बयानात कहा गया, इसी तरीके से मुमकिन तौर पर इसको भी कह दिया जाएगा। तो फिर दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन कोई काम हो जाएगा, उसके बाद कार्रवाई करेगा। वज़ीर आज़म साहब को या वज़रा को वैसे भी रोकता है कि आप मुतालिका मुमकिन जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर जाके ना खिताब करें, फिर भी पहुँच जाते हैं, नोटिस दिया जाता है तो फिर उसके ऊपर अलग मामलात होते हैं। तो ये आवे का आवा ही ऐसा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है हसन। लेकिन इशफाक बात यह है कि एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड तो आ सकती है ना, अगर एप्लीकेशन वो मूव करते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, इसका कोई नुकसान तो नहीं है ना। अगर बिल फर्ज आपकी बात मैं मान लूँ कि फ़ायदा कोई नहीं उनको होगा, ठीक है, अभी जो है वक्त गुजर कर जो है वो चीज़ आएगी, बट ऑन वन टाइम इस चीज़ ने रिकॉर्ड के ऊपर तो आ जाना है ना। कल आप हायर जुडिशरी के पास रुजू कर सकते हैं उसी की बुनियाद के ऊपर। कल अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आते हैं तो वो कह सकते हैं कि आपने अप्रोप्रिएट फोरम से रुजू क्यों नहीं किया। तो ये प्री रिक्विजिट है, यानी अगर मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट्स में भी आना है तो मामला जो है वो एक जो प्री रिक्विजिट है वहां पर तो आपने जाना है। लेकिन ये बयानबाजी ज्यादा है, अमली इक़दाम कम है और अपने अरकान को जो है वो नाराज उन्होंने खुद किया है और अब वो अरकान इनकी बात सुन नहीं रहे, क्योंकि ये रुकने कौमी असम्बली है, कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है कि जिनको छुपा दिया है, वो अपनी मर्जी से गए हैं, अपनी मर्जी से गए हैं। तो कोई ऐसी जरूरत बनी, कोई ऐसी वजह बनी कि वो गए हैं। अब देखते हैं कि इस पे क्या पीटीआई कोई चांस लेती है या कार्रवाई भी करती है या सिर्फ बातें ही हो रही हैं। बहुत शुक्रिया हसन अयूब हमारे साथ मौजूद थे। और सिंध हाउस एक नुक्ता नज़र ये भी है कि देखें इलेक्शन कमीशन उस वक्त करता है जैसे वो आज खुद नोटिस नहीं ले सकता, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास इसका इख्तियार है। दूसरा चीज़ वो भी चीफ जस्टिस साहब के पास। दूसरी चीज़ ये है कि जब एक चीज़ हो जाती है उसके बाद वो नोटिस जारी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई रहनुमा किसी जगह पे खिताब करने भी जाता है तो उसके बाद वो पहले जाने से नहीं रोकता, जाने के बाद फिर उस तरह से किया जाता है। इसी तरीके से जब ये खिलाफ वर्जी होगी आर्टिकल 63A की, उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। उससे पहले वो क्या कर सकते हैं, बंदे गायब हो रहे हैं, आप ना जाने दें, मनाएं उनको। ऐसा ही है। तो चौधरी परवेज इलाही साहब की टोन कुछ कल हमें बदली हुई दिखाई दी। कल एक निजी टीवी पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और जिस तरह से एक दिन पहले वो काफी 15 घंटे बाद, हाँ, एक दिन पहले जो उनकी रिजर्वेशन थी, बहुत सारे मामला थे जिसमें उन्होंने बात की और काफ़ी अग्रेसिव भी दिखाई दिया कि वज़ीर आज़म तो हमसे रब्ता ही नहीं करते और ये सब चीज़ें। और उन्होंने कहा कि 100% गवर्नमेंट मुश्किल में है। लेकिन कल जब उन्होंने बातें की तो उन्होंने कहा ना तो अभी हम अपोजिशन का हिस्सा हैं लेकिन हुकूमत का भी हम हिस्सा हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी की कि 10 से 12 बंदे हैं जो कस्टडी में हैं अपोजिशन की, सेफ कस्टडी में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे वज़ीर आला की ऑफ़र तो हो रही है लेकिन लेट्स सी कि हम किस साइड पे जाते हैं, कौन सी साइड चूज करते हैं। अभी तक उन्होंने साइड चूज नहीं की। इस वक्त पंजाब में सियासी सूरत हाल क्या है, कैसे साइड चूज होगी? बयानात इतने सीनियर पॉलिटिशियन की जानिब से काफ़ी कहा जाता है कि पंजाब की सियासत में बड़ा मरकजी किरदार है, सीटें भले जितनी मर्जी कम हो, और अभी भी कई अजला को वो रन कर रहे हैं एज ए स्पीकर डी फैक्टो और डी जोर तौर पर। तो कैसे हो रहा है और अब उनके बयानात में ऐसी तब्दीली क्यों आई है, बात कर लेते हैं। हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट साहब हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। भट्ट साहब, दसो की हो रहा है ये जो ऊंट है जिसके बारे में एक मुहावरा यूज़ होता है, किस करवट बैठ रहा है? तो ये तो जैसे कह रहे हैं कि कलाबाजियां खा रहा है इस वक्त ऊंट, समझ ही नहीं आ रही कि उसने जाना कहाँ है। बिल्कुल इसाक, वो कलाबाजियां खा रहा है क्योंकि उन्हें किसी ऊंट को किसी तरफ जाने भी नहीं दिया जा रहा। वो कोशिश करता है उसे वापस कलाबाजी खिला के कहते हैं कि सीधे होके खड़े हो जाओ। और बेसिकली तो परवेज़ इलाही साहब को अगर हम कहें कि अपोजिशन की जानिब से भी जो वज़ारत आला की ऑफ़र है, वो एक्चुअली ऑफ़र उसको नहीं कह सकते। अब किसी को आप कहें कि वो हुकूमत में हों, उनके ऊपर वफाक में 2 वज़ीर हों, नीचे 2 हों, वो खुद स्पीकर हों, और उन्हें कहा जाए 2-3 महीने के लिए बल्कि 2 महीने के लिए वज़ीर आला बन जाए, तो वो कोई ऑफ़र तो नहीं है। वो तो सिर्फ उन्हें तोड़ने की कोशिश और उन्हें ख़राब करने की कोशिश होगी। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें बिल्कुल कोई ऑफ़र नहीं आ रही। ये ज़रूर कहा जाता है कि अदम इत्माद एक दफ़ा ये गुजर जाए वफाक की,
تو پھر دیکھتے ہیں, وہ انہیں پتا ہے کہ پھر کیا دیکھنا ہے, پھر انہیں شاید بٹ صاحب ایسا لگ رہا ہے جیسے کل جو ٹون تھی پرویز الہی صاحب کی کہ وزیر اعظم ہم سے رابطہ نہیں کرتے اور پھر مشاورت جاری ہے. اگر ان کو وہاں سے آفر ہے, اتنی کلیئر آفر ہے اپوزیشن کی جانب سے, تو اگر انہیں اویل کرنی ہوتی تو وہ ایک سائڈ چوز کر لیتے, اتنی مشاورت نہ کی جاتی. پھر یہ والا گلا بھی کر دیا کہ وزیر اعظم رابطہ نہیں کرتے, ان کو ربط بنانے نہیں آتے. یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت آفر کرے, اس چیز کے منتظر ہیں. جی بالکل زبردست بات کی آپ نے آمنہ. اصل آفر ہی حکومت کی جانب سے ہے, کیونکہ حکومت نے تو ان کے تو 1.5 سال پڑے ہیں, انہوں نے پارلیمانی سال کیا اپنی حکومت کا 1.5 قیمتی سال جو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ کافی بجٹ خرچیں گے, لوگوں کے کام کریں گے, تو وہ تو جس کو انہوں نے بنانا ہے تو وہ 1.5 سال کے لیے بننا ہے. آفر ہونی ہی حکومت کی جانب سے ہے. یہ اپوزیشن کی بار بار میں کہہ رہا ہوں, یہ آفر نہیں ہے جو 2 مہینے کی وزارت اعلیٰ کیا ہوتی ہے, وہ آفر نہیں ہے, وہ بلکہ انہیں خراب کرنے کی کوشش ہے. اسی لیے وہ ادھر نہیں جا رہے, اب تک چلے گئے ہوتے. اور وہ بلیک میلنگ صرف ایک طرف نہیں, دونوں طرف ہی ہو رہی ہے. یعنی حکومت کو تو میرا خیال ہے اب انہوں نے تو وہ کلیئر کر دیا, وہ حکومت تو اس میں آئی نہیں رہی, جواب دے دیا. اپوزیشن بھی اس میں اس طرح نہیں آ رہی. زرداری صاحب ضرور چاہتے ہیں کہ عرصہ بڑھا دیا جائے, زیادہ عرصے انہیں لایا جائے, لیکن مسلم لیگ نون کو تو بالکل سوٹ نہیں کرتا. وہ بالکل پنجاب جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے بھی چودھری صاحب کو دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن ان کی لگ ساری ایسا رہا ہے پنجاب کی کہ سیاست خراب ہو بنی جائے. گالا سے کل جو خبریں آئیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑی غیر مناسب کہا اس آفر کو, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ انٹرویو میں اتنی سخت باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت ابھی بھی نہیں چاہتی کہ یہ آفر کروائی جائے. آمنہ یہ جو اصل میں لالچ بڑی صحیح بری بلا ہے کہ آپ کچھ دن پہلے دیکھیں کہ چودھری برادران اتنی ان کی رسپیکٹ تھی اور وزاداری ان کے ساتھ لگتی تھی, اور وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ جیسے مونس لائی نے کہا کہ جنریشن سے ہمارا یہ ہے کہ ہم کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں, آپ ساتھ چلتے ہیں. لیکن اس کے بعد انہی کے جو سربراہ ہیں فیملی کے, پرویز لاہی, انہوں نے تباہی مچا دی, اتنی سخت باتیں کر دیں. تو وہ سارا اب تنقید ان پر ہو رہی ہے, بلکہ عجیب و غریب سوشل میڈیا پر مسئلہ یہ ہے کہ ساری گڈ کاپ وزاداری بیڈ کاپ کا گیم کھیلنا ہے. ایک جانب جو ہے وہ آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے مونس الہی سے متعلق خبر اڑائی گئی کہ جی ان کو گرفتار کرنے کا نیب کو کہہ دیا گیا, اور کو پھر نیب عہدیدار نے بتا دیا. تو بڑی چیزیں چل رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہوتا رہے گا اور ہر ٹائم ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو ویل ٹاک مور اباؤٹ دس. بہت شکریہ فی الوقت نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ظاہر ہے سیاست اتنی ہمارے اندر رچ بس گئی ہے کہ ہم مسلسل جو ہے وہ گھنٹوں گھنٹے اس پہ بات کرتے جائیں, لیکن پھر بھی بلا تکان بات کر سکتے ہیں. ہر گلی محلے میں دیکھیں, ہر جگہ مطلب گھر میں لوگوں کے ہو سکتا ہے کھانے کو نہ ہو, لیکن سیاست پہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں. اچھا جی, اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ 23 مارچ یہ مارچ کا مہینہ ہے, اور مارچ کا مہینہ جو ہے وہ کئی مناسبت سے کافی جانا مانا اور پہچانا جاتا ہے. قرارداد پاکستان اس مہینے میں منظور ہوئی تھی 1940 کو. تو 23 مارچ کی مناسبت سے ISPR کی جانب سے ایک ملی نغمہ جاری کیا گیا ہے جس کا نام ہے شاد رہے پاکستان. جی ہاں, یہ منفرد انداز میں تیار کیا جانے والا ملی نغمہ ہے. یہ گیت اس ارض پاک کے نام ایک دعا ہے. یہ دعا جو ہر پاکستانی کے دل کی آواز بن کر اعلان کر رہا ہے, شاد تھا, شاد ہے اور شاد رہے یہ پاکستان. ISPR کا 23 مارچ 2022 کے حوالے سے ملی نغمہ جاری. رہے یہ پاکستان, یہ ہم سب کے بھی دلوں کی دعا ہے, اور سچ اے بیوٹیفل سانگ ISPR کی جانب سے جاری کیا گیا ہے, اور کمال گایا بھی ہے اس کو شجاع ہے. زبردست, اور تیاریاں بھی بڑی جوش و خروش سے جاری ہیں. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم بات کریں گے کراچی ٹیسٹ میچ کی جو کہ کل ڈرا ہو گیا. ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کل اشفاق ویسے بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ میچ ڈرا تو نہیں ہوگا, مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں ہوگا, لیکن دیکھیں ڈرا ہو گیا کل میچ. اور اس میں جو ہماری چوتھی اننگز ہم نے دیکھی بابر اعظم کی, خاص طور پہ ان کی اگر بات نہ کی جائے تو یہ بڑی زیادتی ہو جائے گی. بابر اعظم نے کیا کل اننگز کھیلی ہے, میچ سیونگ اننگز انہوں نے کھیلی ہے, بلکہ ریکارڈ بریکنگ اننگز انہوں نے کھیلی, یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. بالکل جی بہتر ہوگا. 196 انہوں نے اسکور کیا, لیکن 200 نہیں وہ بنا سکے. اس کا ہمیں تھوڑا سا دکھ ہوا ہے. ڈبل سینچری ہوئی تھی تو زیادہ مزہ آ جاتا. اس کے علاوہ جناب ابھی رکیں بابر پہ, محمد رضوان ابھی رک جائیں بابر پہ. بابر 196 بنائے, ان کو 4 چانسز بھی ملے, 2 بالز پہ 2 لگاتار چانسز بھی ملے. آسٹریلینز نے بڑی پیتھیٹک فیلڈنگ کی, لیکن اس کے باوجود ان چانسز کو کیپٹلائز کیا بابر اعظم نے, وچ از گریٹ. کئی ریکارڈ انہوں نے توڑے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ICC کی رینکنگز میں بھی
पहले वो विराट कोहली से नीचे थे, अब वो विराट कोहली से ऊपर आ चुके हैं। तमाम और फॉर्मेट्स में आप ये बेस्ट देखें। बैट्समैन बनकर सामने आए हैं और कल उन्होंने 10 घंटे बैटिंग की, यानी 607 मिनट्स बनते हैं। आप ये देखें, इसका रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम कर लिया। पहले एशियन बल्लेबाज बन गए 400 गेंदें खेलने का भी। हाँ जी, पहले एशियन बल्लेबाज बन गए जो 10 घंटे तक विकेट पे मौजूद रहे, और इसके अलावा दूसरे जो हैं वो दुनिया के बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले इंग्लैंड के माइक एथरटन है जिनको ये एजाज हासिल है, वो पहले नंबर पर मौजूद है। तो जनाब दो इस तरह प्लेयर्स से और भी हैं हाँ। इसके उनके अलावा जो इस रिकॉर्ड के साथ हैं, और तीसरे चौथे नंबर पर ये हैं। एक माइक एथरटन है, एक और रेड क्लिफ करके कुछ नाम उनका है, वो प्लेयर भी थे, तीसरे भी थे, और चौथे नंबर पे बाबर आजम। लेकिन बाबर के साथ साथ रिजवान की अगर बात नहीं करेंगे तो हाय, ये तो बहुत ही such गलत a होगा। great partnership। जबरदस्त बेस्ट डुओ बनकर सामने आया है, और उन्होंने जनाब कल जो स्कोर किया है वो 104 और नॉट आउट रहे। तो अब इसी पर बात कर लेते हैं। नहीं, अभी जाइएगा नहीं, पहले उस्मान ख्वाजा द नाजिमाबाद बॉय, उनके लिए जनाब तालियां। थैंक यू सो मच उस्मान ख्वाजा। आपने जो कैच छोड़ा था ना रिजवान का, वो बेसिकली जो है वो बड़ा शानदार था, और आपकी वजह से आप भी एक फैक्टर थे उस सारी चीज़ों में जिसकी वजह से हम ये मैच बचाने में कामयाब रहे, और वो बड़ा की कैच था। और जाहिर है कि उस्मान ख्वाजा के हवाले से कहा जाता है कि वो कराची से उनका ताल्लुक था, और फिर उसके बाद ही मूव्ड ओवर देयर एंड इज प्लेइंग फॉर द ऑस्ट्रेलियन टीम। लेकिन क्या शानदार उनकी भी परफॉर्मेंस रही। थैंक यू सो मच फॉर। चले जी, इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुशी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद हाशमी साहब, कल का मैच ड्रॉ हो गया, नतीजा खेज तो नहीं रहा, लेकिन कल का मैच इंटरेस्टिंग बहुत रहा। जिस तरह से बाबर की जो बैटिंग रही, उसके अलावा रिजवान की फिर वही बात आ जाती है। अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा अच्छा प्ले किया, लेकिन 96 के बाद वो आगे नहीं चल सके। क्या कहेंगे कल के मैच को ओवरऑल कैसे देखते हैं आप? वाकई पाकिस्तान की टीम ने बड़ा हैरान किया है, और इसी तरह टीमें बनती हैं जब वो चैलेंजेस का सामना करते हुए डट कर मुकाबला करती हैं। बाबर आजम जैसा प्लेयर जिसको ये कहा जाता था कि सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट का प्लेयर है, उसको रेड बॉल क्रिकेट में इतना उसका मकाम नहीं है, वो उन 4 बड़े खिलाड़ियों में फैबुलस 4 जिनको कहा जाता है, कोहली, स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन में शुमार नहीं होता, उसका अब करना पड़ेगा उसको, उन फैब 4 को फैब 5 करना पड़ेगा। और जिस तरह बाबर आजम ने बैटिंग की, और रिजवान की बात तो वाकई कमाल की है कि उसका जो बिलीफ है, उसका जो एतकाद है, उसका जो ईमान है वो जबरदस्त है। वो कभी भी घबराता नहीं, उसकी कांपें टांगती नहीं या टांगे कांपती नहीं, बहुत कूल रहते हैं वो, बहुत ही कूल रहते हैं, बहुत ही उनका बिलीफ बहुत अच्छा है। और जो ईमान के साथ वो खेलते हैं कि नहीं मैं ही जबरदस्त कारकर्दगी दिखाऊंगा, मैं ही कारकर्दगी दिखाकर अपनी टीम को बचाऊंगा। उन्होंने चुपचाप स्कोर किया, सारे लोगों की तवज्जो बाबर के ऊपर थी, लेकिन दूसरे एंड से रिजवान ने चुपचाप स्कोर करते हुए जब उन्होंने 81 रन बनाया तो हमें पता चला अरे रिजवान के 81 हो गए, शायद ये भी 100 कर जाएगा। तो कमाल की इनिंग्स खेली। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि जो पैट कमिंस उनके मुख्तलिफ डिसीजंस के हवाले से कहा जा रहा था कि जी उन्होंने फॉलो ऑन करवा लेना चाहिए था, कुछ हिसाब से ये डिसीजन इसलिए भी सही था कि अगर वो फॉलो ऑन करवा लेते तो उनके बॉलर्स ऑलरेडी थके होते, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता उनके लिए अगर पाकिस्तानी टीम ऐसी ही बैटिंग करती। आप किस तरह से देखते हैं पैट कमिंस के डिसीजंस को जो इन्होंने इस टेस्ट मैच में लिए? अभी नए कप्तान है, जाहिर उनके पास क्रिटिसिज्म होगा। मुझे याद है एशेज का जो आखिरी टेस्ट था होबार्ट में, उसमें उन्होंने बहुत देर से डिक्लेयर किया था ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को चौथे दिन। तो इंग्लैंड ने 1.5 पौने दिन बैटिंग करके मैच बचा लिया, ड्रॉ हो गई, तो उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। तो इसलिए उन्होंने जल्दी भी डिक्लेयर किया, चौथे दिन सिर्फ 26 मिनट बैटिंग करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं मेरे पास ज़्यादा टाइम होना चाहिए, कहीं होबार्ट का एक्शन रिप्ले ना हो जाए। और ऑस्ट्रेलियंस की एक आदत है, उनका एक कल्चर है कि वो फॉलो ऑन नहीं करते। 2001 में उन्होंने भारत में जब वो कानपुर में खेल रहे थे तो इंडिया को उन्होंने फॉलो ऑन किया, और उसके बाद बड़ी बुरी उन्हें शिकस्त हुई कि राहुल द्राविड ने और लक्ष्मण ने बहुत बड़ी पारी खेली। लेकिन इस तरह बार बार नहीं होता। आपने एक टीम को सिर्फ 148 रन पर आउट कर लिया और 53 ओवर्स ही हुए थे, यानी उनके हर बॉलर ने 4-4, 5-5 ओवर ही कराए थे। तो आपने क्यों नहीं किया फॉलो ऑन? पाकिस्तान की टीम तो इतनी मोराल में लो थी कि 148 के बाद वो जल्दी आउट हो जाते हैं। अब ये बात जाहिर है हाइंडसाइट में आप कहते हैं कि हाँ नहीं ऐसा हो जाता, तो फॉलो ऑन जरूर कराना चाहिए था, उनसे बड़ी गलती थी। अच्छा ठीक है जी, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कल के मैच के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद हाशमी साहब के एक बात हमने उनसे करनी थी कि तीसरा जो मैच होने जा रहा है और आखिरी मैच टेस्ट मैच, उसमें अब ये क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई नतीजा खेज मैच हो ताकि सीरीज का नतीजा निकले, आप क्या समझते हैं कि इसमें पिच जो है वो बेहतर होनी चाहिए? जी अच्छा हाँ, उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया से जो क्यूरेटर हैं
ان کو بلوایا گیا ہے, بڑا مشکل سے ان کا نام ہے تو وہ میں لے نہیں رہا, مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی اس وقت, لیکن ان کو اسپیشلی بلوا لیا گیا ہے پاکستان. وہ آ چکے ہیں MCG یعنی کہ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ کے وہ کیوریٹر ہیں, اور وہ آ کے لاہور میں, چونکہ ٹیسٹ میچ وہاں سے شفٹ کر گیا اب لاہور, تو وہاں پر جناب اس کی جو پچ ہے اس کو وہ بنائیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ ارینجمنٹس بلکہ جو ڈراپ ان پچز ہیں ان کو بھی رمیز راجہ صاحب کا یہ پلان ہے کہ وہ منگوایا جائے, تاکہ یہ ہو جائے گا تو بڑا اچھا ہو جائے گا کہ اگر ہمیں فاسٹ پچز دیکھنے کو موقع ملے گا. اچھا, اور آپ سب سے بڑھ کے آمنہ کھٹانا, ایک چیز سوچئے کہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے ملک میں اتنی تناؤ والی, اس وقت یہ ہمارے لیے ایک ڈائیورژن تھا, بالکل ہمارے لیے ایک ڈسٹریکشن تھا. سچ بیوٹیفل کرکٹ. وی ٹیک ا بریک ہیئر. ویلکم بیک ونس اگین. اور بچہ بھی تھوڑا سا رونا کیا شروع کرتا ہے, والدین فوراً سے اس کا حل نکال لیتے ہیں آج کل کہ جی اس کے ہاتھ میں گیجٹ پکڑا دیا جائے, اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جائے. اور اگر بچہ ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتا, یعنی اگر 6 ماہ کا بچہ ہے تو اس کو سامنے لگا کے رکھ دیا جاتا ہے اور وہ بچہ بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے, جی پوئمز چل رہی ہیں, اس پہ گیمز چل رہی ہیں. پہلے کتنا ڈفرینٹ سیٹ اپ ہوتا تھا نا کہ بچے کو اٹھا کے آپ نے بہلانا ہے, اس کو کوئی مطلب جھنجھنے اور پتہ نہیں کیا کیا کانسیپٹ. اب والدین اپنے کاموں میں سب چیز کا حل ہے یوٹیوب پہ کوئی نہ کوئی, وہ بیبی شارک اور پتہ نہیں کیا کیا, ایسے ہی تو نہیں 10 ارب لوگ دیکھ چکے اس کو, بندے نہیں اتنے. ایک اور چیز, اگر آپ بچہ گھر کسی کے گھر مہمان گئے ہیں اور بچہ تنگ کر رہا ہے وہاں پر بھی, وہ چیزوں کو اس کو منع نہیں کریں گے, اس کا حل ایک ہی نکالیں گے, موبائل پکڑا دیا. یعنی ہر چیز کا ایک حل ہے کہ موبائل یا اس کو لیپ ٹاپ کے ساتھ. کووڈ کے دنوں میں آپ یہ دیکھیں کہ جن چیزوں سے دور بھاگتے تھے وہی گلے پڑ گئیں. مثال کے طور پر جو یہ آن لائن ایجوکیشن کا سیٹ اپ آ گیا, گیجٹس کے ذریعے جو کلاسز ہونا شروع ہو گئیں, اس کے اندر پھر جو رہی صحیح حدود و قیود تھی وہ بھی ختم ہو گئی. ہر وقت بچوں کے ہاتھ میں گیجٹس, اور اب ان سے وہ لینا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا. لیکن وہ آنکھوں کے لیے اسٹریس کا باعث بنتا ہے. پھر جو ہمارا پوسچر ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے. اس پہ ہم ذرا آج بات کر لیتے ہیں. تو ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کری ہیں ڈاکٹر مدیحہ رحمان, اور یہ آئی اسپیشلسٹ ہیں, تو ان سے ذرا بات کریں گے. بہت شکریہ مدیحہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھائی یہ جو اب ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ, بلکہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ فونز اور ایوری تھنگ یہ ہمارے لیے تو لازم و ملزوم ہیں ہی, بچے بھی بہت اس سے ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں. پب جی دیکھ لیں, طرح طرح کے گیمز دیکھ لیں, ویسے آن لائن کلاسز جو ہوتی رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی. کیا کریں, کس حد تک خطرہ ہے یہ بچوں کی آنکھوں کے لیے؟ یہ ایگزیکٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ کافی ہارمفل افیکٹس ہیں اس کے, جو ہم بظاہر ہمیں بڑے ہارملیس لگتے ہیں. اور اب تو یہ ہے کہ چھوٹا سا بالکل پیدا ہوئے بچے کو بھی اگر بہلانا ہو تو اس کو موبائل فون سامنے کر دیا جاتا ہے. تو اسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بالکل بھی موبائل فونز اور لیپ ٹاپس ان سے بالکل دور رکھنے چاہیے, کیونکہ اس کے اندر سے ایسی ہارمفل ریڈیشنس نکلتی ہیں جو کہ آنکھ کے ذریعے 2 سال سے کم عمر بچوں کو, 2 سال سے کم عمر کے لیے اسکرین ٹائم بالکل زیرو ہونا چاہیے. چھوٹے بچوں کی والی ہیں وہ دیکھ کے اس وقت پریشان ہو رہی ہوں گی, کہہ رہی ہیں کیسی باتیں کریں, ہم تو بچوں کو بہلاتے ہی ایسے ہیں. ایگزیکٹلی, تو یہ بالکل غلط ٹرینڈ ہے, ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. 2 ایئر سے کم میں بالکل اسکرین ٹائم زیرو ہونا چاہیے. اور جیسے بچہ گرو کرتا ہے, اگر تو بالکل ان اوائڈیبل ہے تو 2 to 4 ایئرس میں 24 آورس میں صرف 1 گھنٹے سے زیادہ ان کو اسکرین ٹائم نہیں دینا چاہیے. اور ایڈکشن بن چکی ہوئی ہے, اس کو چھڑوانا بہت مشکل ہے. اب اس کو کس طرح سے چھڑوایا جائے, آہستہ آہستہ کر کے آپ کریے, مطلب ایک دم سے سوئچ کر کے 1 گھنٹے پہ آ جائے. پورا دن بچے اس پہ لگائے رکھتے ہیں, موبائل پہ, لیپ ٹاپ پہ, یا جو بھی دوسرے گیجٹس ہیں. تو اگر جیسے فار ایگزامپل ہم ایئر وائز بچے کو مینیج کر سکتے ہیں, جو آئیڈیل کنڈیشن تو یہی ہے کہ 2 ایئرس سے لوور سائڈ پہ آپ بالکل بھی اسکرین ٹائم نہ دیں. 2 to 4 ایئرس کے بچے کے لیے 1 سال سے 1 گھنٹے سے زیادہ 24 آورس میں اس کا اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے 4 to 12 ایئرس میں 2 گھنٹے سے زیادہ ہم اس کو اسکرین ٹائم نہ دیں. اور ایڈلٹس کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ کم سے کم آور ڈیوریشن میں رکھنا چاہیے. چلیں یہ مجھے اثرات بتا دیں کہ اگر ہم کسی کم عمر بچے کو فون دیتے ہیں اور اگر اسکرین ٹائم اس کا ایک لمٹ سے زیادہ ہے, سپوز آپ نے جس طرح سے کہا یہاں تو 10 گھنٹے چھوٹے بچوں کو دے دیتے ہیں, اگر اسکرین ٹائم 1 گھنٹے سے زیادہ ہے تو اس کے اثرات ہماری آنکھوں پہ پڑتے کیا ہیں, یہ بتائیں. دیکھیں بیسکلی یہ ہے کہ جو ہماری اس جو لیپ ٹاپس ہیں, گیجٹس ہیں, ان کے اندر ریڈیشنس نکل رہی ہوتی ہیں. تو بلو لائٹ جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہارمفل ہوتی ہے. یہ ڈائریکٹ جا کے ہمارا جو ریٹنا ہے, جو آنکھوں کا پردہ ہے, اس کو ڈیمیجنگ افیکٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہے اور بلائنڈنس کر سکتی ہے. سوری, اگر بلو لائٹ جیسے کہ اب فونز میں بھی آ گیا بلو لائٹ فلٹر لے سکتے ہیں, کیونکہ اگر یہ بالکل ان اوائڈیبل ہے, جیسے ابھی کووڈ کا ایرا چلا تھا تو اتنا ریپڈ ٹرانزیشن آیا ہے کہ گلوبل سرکمسٹانسز ہمارے چینج ہو گئے ہیں اور آن سائٹ سے بالکل آن لائن کلاسز کی طرف ہمیں سوئچ کرنا پڑا ہے. تو اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ سرٹن پریکاشنری میجرز اگر ہم لیتے ہیں, فار ایگزامپل پوزیشن آف دا چائلڈ شوڈ بی کریکٹ, کہ ہم اس کو اس طریقے سے بٹھائیں کہ لیپ ٹاپ کو لیپ پہ رکھنے کے بجائے ٹیبل یا ڈیسک پہ رکھا جائے, کیونکہ بچوں کی ہائٹ کم ہوتی ہے, تو اگر وہ لیپ پہ رکھتے ہیں تو وہ
ऑटोमेटिकली बहुत क्लोज हो जाता है आइज़ के। तो लैपटॉप को आप टेबल या डेस्क पे रखें, एटलीस्ट 2 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। उसके लिए आप फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दें, बिल्ट इन ब्लू फिल्टर्स होते हैं वो ऑन कर दें, ताकि वो आपके हार्मफुल इफेक्ट से किसी हद तक हम बच सकें। अगर स्क्रीन टीवी के आगे बैठे हुए हैं तो उसमें एटलीस्ट 8 to 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर लैपटॉप के बजाय हम टीवी स्क्रीन्स को हम यूज़ कर सकते हैं तो वो यूज़ करें, ताकि वो फिर एटलीस्ट सर्टेन डिस्टेंस पे होता है। सिमिलरली अगर मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ कर रहे हैं, चूँकि हम भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी ये है कि एक तो पोस्चर सही मेंटेन करें। मोबाइल फ़ोन को हम नीचे रख के बिल्कुल हेड और नेक में स्पैज़म में चला जाता है, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। पोस्चर हमारा खराब हो जाता है। एग्जैक्टली, तो नेक पेन और इन सारी कंडीशन से फिर हम सफ़र करते हैं। तो उसका भी ये है कि मोबाइल फ़ोन का बिल्कुल करीब ला के उसको यूज़ ना करें, एटलीस्ट 1 हैंड डिस्टेंस हो, 8 to 10 इंचेस अपार्ट। तो अगर 1 हैंड डिस्टेंस भी हम मेंटेन करते हैं तो कुछ किसी हद तक हम अपने आप को इनके नुकसान से बचा और सकते हैं। कितनी देर बाद बच्चों का आई चेकअप के लिए लेके जाना चाहिए, क्योंकि अब तो ये एक ट्रेंड बन ही चुका हुआ है, इससे निकलना आसान नहीं है, ग्रेजुअली हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि हर महीने होना चाहिए? बच्चे जो बेसिकली होते हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उन्हें नहीं पता, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सके नॉर्मल विजन क्या है और एबनॉर्मल विजन क्या है। तो बेटर ये है कि 5 ईयर से कम बच्चों में जो प्री स्कूल गोइंग एज चिल्ड्रन होते हैं, उनको एक रूटीन एग्जामिनेशन के तौर पे किसी भी अच्छे सेटअप में जाके, जहाँ पे हेल्थ केयर अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद हों, उनके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हों, उससे कंप्लीट आई एग्जामिनेशन कराना चाहिए। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूल जा रहे हैं, तब भी जिस भी एज पर मौजूद हैं, एक कंप्लीट एग्जामिनेशन बच्चों का भी और हमें अपना भी, अगर हमारा कभी आई एग्जामिन नहीं हुआ है तो उसकी एग्जामिनेशन करवानी चाहिए। या तो आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते, जैसे हमारा हॉस्पिटल है POB आई हॉस्पिटल, इसका मेन सेंटर गुलिस्तान जौहर में मौजूद है, इसके डिफरेंट एरियाज़ में मौजूद है, और हम जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। OPD सर्विसेज हैं, मुआयना भी फ्री में करा सकते हैं, और अगर कोई कराची में भी है, इंटीरियर सिंध में भी मौजूद है, जहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती है। पूरे पाकिस्तानी जो है हम अपने मुतालिका इलाकों में जा सकते हैं, बिल्कुल, जहाँ जा सकते हैं वहाँ पे आप अपने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, सर्जरीज भी अवेलेबल हैं, तो वो फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, या जहाँ आपके लिए पॉसिबल हो वहाँ जाके आप एक दफ़ा मुआयना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बदिया रहमान, आप तशरीफ लाई, और जाहिर है कि जो प्रिकॉशंस हैं वो लें। आंखें बड़ी नेमत है, हमें तो हमारे वालिदैन जो हैं वो हल्के फुल्के तशद्दुद के ज़रिए भी बाज रखते थे कि 10 फुट से करीब नहीं आना। अब तो ये है कि कोई रोक टोक ही नहीं है, तो अपनी आंखों का खुद ख्याल करें जी, और प्रॉपर कंप्यूटराइज भी अब आई स्कैनिंग हो जाती है, और वो तस्वीरें दिखा के भी छोटे बच्चों को भी हो जाते हैं, तो बड़ी चीज़ है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वेलकम, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आपको, और जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उनको खुशामदीद कहेंगे जनाब। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपने पहला हिस्सा मिस कर दिया अगर, तो आपने YouTube चैनल पे हमारे जाकर ARY के वहाँ पर बाखबर सवेरा का जो पहला हिस्सा है उसमें ज़रूर देखना, क्योंकि हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की। ये गल ना करो, पता चले कि वो सारे लोग ये पूरा ही मिस करके फिर वो YouTube पे देखा करें जब अपलोड। अभी आपने 10 बजे का पूरा बैठ के देखना है, ऐसा नहीं करना है आपने। अपने काम आप ब्रेक में निपटाते रहिएगा, उसके बाद जब खत्म हो जाएगा 10 बजे शो, तो उसके बाद आप जाकर 9 बजे वाला हिस्सा जरूर देखिएगा। 10 बजे शो नहीं खत्म होगा, 11 बजे खत्म होगा। नहीं, मैं कह रही हूँ जब 10 बजे शो 10 बजे वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपने जाकर। तो भाई बात ये है कि 10 बज चुके हैं। अच्छा, सहर खेजी जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसका मुझे एक अरसे बाद आज दोबारा पता चला। वो कैसे? कि सुबह सुबह उठना कितना अच्छा है, मतलब सुबह उठना, फिर सुबह सवेरे उठ के फिर आप वॉक करें, जॉगिंग करें, पानी पिएं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आप देखें सूरज को तुलू होते हुए देखें, मतलब शाम को पार्क में जाना एक अच्छा अमल है, लेकिन उसके साथ साथ सुबह उठना एक बड़ी अच्छी बात है, और मुझे बड़ा उसका बेनिफिट्स भी महसूस हुए। वो कैसे? ताज़ा हवा होती है, आप मतलब एक अलग ही माहौल होता है सवेरे, तो आई थिंक यू शुड आल्सो ट्राई दैट, क्योंकि बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं सुबह सुबह। शाम में वो मज़ा नहीं है। आज आप होकर आए हैं? हाँ बिल्कुल, आज इसीलिए तो मैं इतने जज्बे के साथ बयान कर रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बयान कर रहा हूँ भाई। अच्छा, हाँ, फिर थोड़ा सा इंसान का आपकी आंखें भी जो है वो खुल रही होती है। 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सही, लेकिन वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाहर जाकर आप ज़रूर थोड़ी सी वॉक कर लें, चहलकदमी कर लें, पूरा दिन आपका इतना एनर्जेटिक, इतना फ्रेशनेस के साथ गुजरेगा ना कि आपको एहसास होगा कि आपका काम कितना अच्छा चल रहा है। जो हमारी आंखें चाइनीज हुई होती है ना सुबह सुबह, वो उसके ऊपर भी अच्छे चाइनीज हुई होती है। हाँ एग्जैक्टली, ज़ाहिर है जब आप थोड़ा सा जल्दी उठेंगे और फिर आपकी ये वाली एक्टिविटीज़ होंगी, हेल्दी एक्टिविटीज़, उसके बाद जब आप काम पर जाएंगे तब तक आपकी आंखें खुल गई होंगी। तो अब हमारे नाजरीन की भी आंखें खुल गई होंगी, और हम मजीद खोलेंगे टॉप स्टोरीज के साथ।
मुल्क का तालीमी निज़ाम डिलीवर करने में नाकाम, तलबा बासलाहियत होने के बजाय रट्टू तोता बनने लगे। 5वीं जमात के 55% बच्चे उर्दू, अंग्रेजी और मकामी ज़बान का एक जुमला पढ़ने की काबिलियत नहीं रखते। सिंध में शाइस्ता बलोच बेसहारा ख़वातीन का सहारा बन गई। ज़रूरतमंद ख़वातीन की मदद उनका मिशन। गुज़िश्ता कई बरस से वो ख़वातीन की फलाह व बहबूद की जिम्मेदारी निभा रही हैं। ओके जी, तो एक मसला जिसके ऊपर अलग बात भी हुई थी और जिस तरह से तस्करा भी किया था आमना ने, कि ये जो कातिल डोर के मामलात हैं, यानी कि आप देखते हैं कि केमिकल लगी डोरों के ज़रिए ये मौसम बहार की जैसे ही आमद होती है तो बसंत फेस्टिवल मनाया जाता है। ख़ासतौर पर पंजाब भर में इस पर खासा फोकस होता है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पतंगें उड़ाई जा रही होती हैं। अच्छा, इस पर क्रैकडाउन भी होता है, कारोबार बंद करने की भी बात की जाती है, इस पर पाबंदी भी है, लेकिन उसके बावजूद लोग पतंगें उड़ाते हैं और उसके लिए आम धागों का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि एक दूसरे की डोरें काटनी होती हैं, तो उसके लिए धाती डोर का इस्तेमाल, केमिकल लगी डोर का इस्तेमाल। और वो जब पतंग कट जाती है और ऊपर से जा रही होती है तो वो चलते फिरते, कोई बाइक सवार अगर जा रहा हो तो उसके गले पे फिर जाए क्योंकि वो आप तेज रफ्तारी से जा रहे हैं। कितने लोग इसकी नजर हो चुके हैं, लेकिन इसमें आप पे एहसास होना चाहिए क्योंकि वही बात आ जाती है जिसमें अशफाक कह रहे हैं कि इतनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी कोशिश कर रहे होते हैं कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, लेकिन जब तक आपको एहसास नहीं होगा, जब तक आप दूसरे की जिंदगी का एहसास नहीं करेंगे, हम महफूज मेरे ख्याल में ये सेरेमोनियल ही होता है। आप ये देखें ना कि कभी कत्ल का मुकदमा किसी पे दर्ज हुआ हो, कभी कोई पकड़ा गया हो, क्योंकि डोर तो जा रही होती है ना, उस पर ना कोई पकड़ा जाता है। अब किसी को क्या पता कि ये पतंग कौन उड़ा रहा था, ना ही उस तरीके से कार्रवाइयाँ होती है, ना ही इनको इतना सीरियस लिया जाता है। वरना मजाल है कि इलाका SHO अगर ना चाहे और उसके इलाके में पतंगबाजी हो रही हो, मुमकिन ही नहीं है जी। अभी आपसे वाकया ये शेयर कर लेते हैं। लाहौर में रात गए कातिल डोर ने एक और नौजवान की जान ले ली है। इकबाल टाउन में जाँ भाग नौजवान की शनाख्त दानियाल यासिर के नाम से हुई है। दानियाल की 2 माह कबल शादी हुई थी, खानदान का इकलौता सहारा था। शहर में दिन रात पतंगबाजी जारी है, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी। बिल्कुल जी, इसी पर बात कर लेते हैं। बाबर खान हमें बराह रास्त ज्वाइन करें। बाबर, मुझे ये बताएं कि ये वाक़े से मुतालिक सबसे पहले बताइएगा कि नॉर्मली जो हम देखते हैं, क्योंकि इंसान अगर पैदल जा रहा हो तो ये कम बेश होता है, बाइक पे हम जब नौजवान सवार होकर जा रहे होते हैं तो ऐसे में पता भी नहीं चलता और ब्रेक मारने से पहले ही आपकी गर्दन कट चुकी होती है। इस वाक़े में क्या हुआ? बिल्कुल जी, इस वाक़े में भी ऐसा ही हुआ। समनाबाद का रिहायशी दानियाल यासर, जो जिसकी उम्र 22 साल बताई जाती है, वो अपनी अहलिया के साथ, इसकी 2 माह कबल शादी हुई थी, अहलिया के साथ सुबह मोटरसाइकिल पर नाश्ता लेने जा रहा था। जब वो इकबाल टाउन के पास पहुंचा तो ये कातल डोर उसकी गर्दन पर फिरी है, जिसके बायस वो शदीद ज़ख्मी हुआ है। उसे मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया। इस वाक़े में उसकी जो अहलिया वो भी मोटरसाइकिल गिरने से वो भी ज़ख्मी हुई, वहाँ ले जाया गया। लेकिन उनका जो अहले ख़ानदान का ये कहना है कि डॉक्टरों ने अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं की, खून बहता रहा, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। अब इसके बाद पुलिस का सिलसिला शुरू हो गया नोटिस का। IG पंजाब ने नोटिस लिया, CCP लाहौर ने नोटिस लिया, DIG पंजाब ने नोटिस लिया और सिर्फ एक SHO को मुअत्तल कर दिया। और लाहौर भर में पूरी रात भर जो है ना, लाहौर में पतंगबाजी का सिलसिला जारी रहा, लेकिन पुलिस उसको कंट्रोल ना कर सकी। बाबर एक बड़ा मशहूर मारूफ जुमला था, बाबर आवान साहब ने जो कहा था, आपके हमनाम ने, वो किसी और मामले पे कहा था, उधर नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि नोटिस मिलिया कख ना हिलिया। तो ये जो नोटिस लेते हैं उससे कुछ भी नहीं हिलता, सिर्फ SHO को इधर से उधर कर देते हैं। ये इससे तो काम नहीं चलेगा भाईजान। ये देखें, ये SHO फिर 1 माह बाद 2 माह बाद किसी ना किसी थाना में तैनात हो जाएगा। ये नोटिस से काम नहीं चलता। अब पुलिस क्या करेगी कि प्रेस रिलीजें भेजेगी कि हमने 1 माह में इतनी डोरें पकड़ी हैं, इतनी पतंगें पकड़ी हैं। और ये रवा साल का पहला ये वाक़या हुआ जिसमें जान गई है। पिछले साल गुज़श्ता साल 5 अफराद जाँ भाग हुए थे। अब ये इतना खौफनाक काम है, पुलिस इस पर मुकम्मल कंट्रोल करने में नाकाम है। SHO गश्त नहीं करता, पुलिस जो है डाकू चोरों को नहीं पकड़ पा रही, इनको कैसे पकड़ेगी? या कौन मोटरसाइकिल, एक सवारी जो है ये एक सस्ती सवारी है, हर कोई मोटरसाइकिल पे जाता है, मोटरसाइकिल पे जाएगा, ये वाक़या होगा, मोटरसाइकिल, अब लोग खौफजदा हो गए। ये घर का वाहिद कफील था, इसकी 2 बहनें हैं और अब ये अफसोसनाक वाक़या, इसके घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। पुलिस ने सिर्फ एक SHO को मुअत्तल कर दिया और DIG जो है, DSP जो है, जो कार्रवाई हुई सो हुई। ये बताइएगा कि इस जगह का तयन हो सका कि या इस शख्स का तयन हो सका जिम्मेदार का, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आ गया?
निशानदही की जा सकी अब तक? देखिए जी, जगह का कोई तयन नहीं हो सका कि जब पतंग कहाँ से उड़ रही थी। ये वाकया जो एक मालटाउन के इलाके में 3 नंबर स्टॉप के पास पेश आया है। अब पुलिस करेगी, कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लेगी नामालूम अफराद के खिलाफ, और कोई कातिल का पता नहीं कि कहाँ से ये पतंग उड़ रही थी। रात भर मुगलपुरा, गाजियाबाद, तमाम इलाकों में पतंगबाजी होती रही है, लेकिन पुलिस जो है खामोश तमाशे का किरदार अदा करती रही है। पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा। अब पुलिस जो है ना कार्रवाई डालेगी, लोगों को पकड़ेगी, छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर, और ये शो करेगी। आईजी पंजाब को बताएगी कि जी हमने इतने जो डोर वाले पकड़ लिए, इतने ना पतंगों वाले पुलिस पकड़ अगर लिए। पकड़ना लेकिन चाहे एक तो पकड़ सकती है, लेकिन वही बात आ जाती है कि आपने सिर्फ बातें करनी है और उसके अलावा मुअत्तली करके 2 हफ्ते बाद फिर वो वापस वो रिवाइव हो जाता है डिसीजन। बाबर खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और चीज़ भी है ना कि आप एक भले सेफ सिटी अथॉरिटी हो आपके पास, सीसीटीवी कैमरास खंभों पे लगे होंगे ना, ऊपर घरों के छतों से ऊपर जहाँ पर पतंग उड़ी, उन्हें तो नहीं पता कि कहाँ से उड़ के आ रही है, कहाँ से कट के आ रही है, कहाँ जाके वो, इसको शुरू के मरहले में रोकना होगा, तभी लोगों की जान बच सकेगी। अदरवाइज़ ये नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज होगी तो एंड में वो दाखिले दफ्तर ही होगी, उसका कोई नतीजा तो नहीं निकलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं मुल्क के तालीमी निज़ाम की, और ये वो एक निज़ाम है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। एक जानिब हम देखते हैं कि अभी कोविड के दिनों में कहाँ बच्चे 1100 नंबर ले रहे थे, उसके बाद जब वो एडमिशन के लिए गए, एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठे तो पता चला कि उनकी कामयाबी और उनकी वो सारा जो नंबर लेके आए थे वो 0/0, 0/0 था। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो रट्टू तोते बने हुए हैं, वो सीखते कुछ नहीं है, उनको ये समझ नहीं आ रही कि पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्चुअल जो होती है क्लियर नहीं है। बिल्कुल हाँ, जब वो क्लियर होंगे तो आप सीखेंगे, तभी आप आगे जाके उसको परफॉर्म भी कर सकेंगे। लेकिन परफॉर्मेंस इसलिए हमें ज़ीरो नज़र आती है बिकॉज आपने जब सारे रट्टे मारने हैं तो फिर यही सारे मामला सामने आएंगे। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक मुल्क की 5वीं जमात तक के तालिब इल्मों में से 55% अपनी इलाकाई ज़ुबान यानी उर्दू उसका एक जुमला भी नहीं पढ़ सकते, और ये भी कहा जा रहा है कि इसी ग्रेड के 55% बच्चे अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी एक जुमला नहीं पढ़ सकते। वैसे उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन उसके अलावा भी जितनी ज़ुबानें हैं उसके हवाले से काफ़ी हमारे यहाँ नाअहली पाई जाती है। अच्छा, ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता बरस ना सिर्फ मुख्तलिफ शहरों के स्कूलों में बल्कि घरों में जाकर भी बच्चों की सलाहियत और कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। अच्छा, इस रिपोर्ट्स में ये नहीं होता कि पूरे 22 करोड़ आवाम को देख लिया जाता है, चंद हज़ार लोगों का एक पर डेटा मुश्तमिल होता है और उसके हवाले से फिर हालात व वाक़यात को देखा जाता है। अच्छा, क्यों है ऐसा, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। साबिक सरबराह एजुकेशन कमीशन और माहिर तालीम डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमें बराह रास्त इस वक्त ज्वाइन करें। सर, ये जो मामला है, ये जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि जी 5वीं क्लास के 44% बच्चे जो हैं वो उर्दू या इलाकाई ज़ुबान नहीं पढ़ सकते, 55% अंग्रेज़ी का एक जुमला नहीं पढ़ सकते। ज़ाहिर है कि ज़ुबान वैसे तो किसी चीज़ की, और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी बोलना इस बात की वो इंडिकेशन नहीं करता कि आप लायक हैं या आप इस तरह काबिल हैं, लेकिन उसके बावजूद कौमी ज़ुबान का ना पढ़ पाना, इलाकाई ज़ुबान को ना समझ पाना, ये क्या किस जानिब इशारा करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आपने जैसे ख़ुद कहा कि तोते बनते हैं, मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगा, तोते बनाए जाते हैं। रट्टा लगवाया जाता है, रट्टा लगाते नहीं है बच्चे खुद, रट्टा लगवाया जाता है। बदकिस्मती से शुरू से हमारा सिस्टम यह है कि हम एक लिमिटेड नॉलेज के तहत अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं कि जितना बताया जाए उतना बोला जाए, और उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता अगर कोई बच्चा स्कूल में उठ के सवाल कर ले टीचर से या किसी और से। इवन आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे भी आप किसी को आजकल सवाल करें तो आगे से बड़े ठीक ठाक आपको जवाब मिलते हैं। तो एक तो ये बुनियादी वजह आपने खुद आइडेंटिफाई कर दी कि हमारे यहाँ मेमोराइजेशन को जो एक हम बचपन में पढ़ा करते थे कि रटालाइजेशन इज़ द मदर ऑफ एजुकेशन, कि रटा लगाओ और आप कामयाब हो जाओगे। आप तोते की तरह बच्चे से एक सफ़े से नंबर पेज 1 से लेके एंड तक सुन सकते हैं, लेकिन उससे अगर कहें कि ज़रा इसको समझा दें या थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दें तो बिल्कुल उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमारा सिस्टम में ही ये बेसिक बुनियादी फलाह है। सर, एक और चीज़ भी है ना, सबसे बड़ा इशू, एक और चीज़ भी है कि अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ भी चले जाएं, अगर यूनिवर्सिटीज़ में, इसके अलावा कॉलेजेस में चले जाएं, कोई सवाल अगर टीचर पूछता है तो बजाय इसके कि उसको समझें, उसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक, अपनी मालूमात के मुताबिक, अपने अंदाज में उसका जवाब दें। जो किताब से रटी हुई डेफिनेशन होगी वो सबसे पहले बयान करने की कोशिश करेंगे, और टीचर भी यही कहेगा कि भैया भी वहीं मिलेगी। हाँ, क्या पूरा रट्टा तुमने प्रॉपर लगाया, इसको कैसे चेंज करें? ऐसे ही
بالکल सही फरमा रहे हैं। मैं मेरी बेटी जब पढ़ती थी तो उस वक्त मुझे याद है वो शी वाज फ्रॉम दी बीकन हाउस सिस्टम में, उसने ए लेवल किया हुआ था, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा इन स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि थोड़ा सा आप कंसेप्ट डेवलप करें और इस तरह लेके चलें। तो उसने एक दो एग्ज़ाम में अपनी तरफ से लिखा बिल्कुल सही जो पूछा गया था, लेकिन टीचर ने माइंड किया कि नहीं एग्जैक्टली आपने वो क्यों नहीं लिखा जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये तो अपनी जगह बिल्कुल बजा है। एक तो जो मेमोराइजेशन और रटे की तरफ हम लोगों को लेके जाते हैं, दूसरा जो बुनियादी एक और इशू है, आपने कहा कि अपनी मादरी ज़बान जिसको कहते हैं, बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये भी हुआ कि इवन हमें उर्दू में भी सही नहीं पढ़ाया गया। अब शुरू से ही हमें दूसरी तीसरी लैंग्वेजेस की तरफ भी ला जाएगा, जो अच्छी बात है, लेकिन होता ये है कि जिस ज़बान में आप ख्वाब देखते हो, जिस ज़बान में आप बचपन से ज़बान पढ़े हो, तो उसी ज़बान में आप एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छी तरह, और उसी ज़बान में आप कोई चीज़ हमने उस तरफ भी ध्यान नहीं दिया। और घर में आप सराइकी बोलते हैं, घर में आप पश्तो बोल रहे हैं, घर में आप सिंधी बोल रहे हैं, बलोची बोल रहे हैं, कोई और ज़बान बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप पहले दिन स्कूल जाते हैं तो आपको वहाँ पे उर्दू में या फिर साथ साथ आप इंग्लिश में भी उसको प्रेशर। तो एक बच्चा, छोटा बच्चा जो इसको 3-4 लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली समझने की ज़रूरत है, तो उसके पास भी फिर चॉइस कम रह जाती है और वो फिर मेमोराइजेशन की तरफ, वो रटे की तरफ जाने की कोशिश करता है, ताकि एटलीस्ट ही शुड डिलीवर वट एवर वाज टॉट टू हिम और हर। तो ये बुनियादी 3-4 चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है इनको अब तो बहुत हो गया, अब तो दुनिया कहाँ पहुँच गई है। और जैसे आपने कहा कोविड में ऑनलाइन एजुकेशन में भी हमारे बहुत से सिस्टम जो है, एक और चीज़ भी है, जिस तरह से हम देखते हैं कुछ बच्चे स्टार्ट उर्दू मीडियम से रहते हैं, फिर एकदम से जंप ऑन करके उनको इंग्लिश मीडियम में डाल दिया जाता है, फिर उससे भी आपका बहुत सारा जो है वो नुकसान होता है, क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाता एकदम से जंप करना इन चीज़ों में। आपने समझते कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, आप एक लैंग्वेज कर दें, डिसाइड कर लें कि उर्दू मीडियम पढ़ना है या इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जैसे हम यकसा तालीमी निज़ाम की भी बात करते हैं या यकसा तालीमी निसाब की बात करते हैं। यकसा तालीमी निज़ाम इज समथिंग डिफरेंट, वो उससे बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं करता, होना चाहिए। लेकिन जो आपने बताया ना कि टाटो वाले स्कूल से, मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक टाटो वाला स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो उस सिस्टम की एक प्लस पॉइंट ये था कि आपकी वो 6ठी जमात तक मेच्योरिटी आ जाती है और फिर आपके लिए शिफ्ट होना बड़ा आसान होता है। पहले दिन आपको मल्टी डायमेंशन लैंग्वेजेस की तरफ जब लेके जाते हैं तो वो डिफिकल्ट होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ठीक है, सिस्टम एक बेहतर चीज़ है कि सिस्टम एक जैसा हो, लेकिन थोड़ी सी उनको आपने अपनी ज़बान में उसको बिल्ड करके ऊपर लेके, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। एक तहकीक भी इस हवाले से अभी रिसेंटली आई है जिसमें कहा गया है कि 7 या 8 साल की एज तक बच्चे को सिर्फ उसकी मकामी या जो कौमी ज़ुबान है उसके अंदर उसको तदरीस का अमल होना चाहिए, उसके बाद फिर आगे चल के ज़ुबानें उसकी चेंज होनी चाहिए। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ें हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। अब कौन करेगा पता नहीं, हम तो हमारी एज में तो नज़र नहीं आता, तो अल्लाह करे आगे। सर तो अभी हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आपको दूसरी दुनिया में आप सिंगापुर की मिसाल ले लें, वहाँ पर जो तालीम का बजट है वो बहुत ही ज़्यादा है और वहाँ पर ज़ाहिर है कि मुकाबले की फ़ज़ा भी बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर कम है तालीम पे, या विल नहीं है, या इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता? क्योंकि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़ाहिर है अपने बच्चों को बड़े स्कूल्स में और अमेरिकन स्कूल्स में, ब्रिटिश स्कूल्स में, या पता नहीं कौन कौन से स्कूलिंग सिस्टम्स में पढ़ाते हैं। आम बच्चे क्या करें? देखिए ना, ये बिल्कुल ये नेशनल इश्यूज़ हैं। हम शुरू ही से अपनी पाकिस्तानी जनरेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, शुरू से उनको डिवाइड कर रहे हैं। फिर कहते हैं हम एक मुल्क एक कौम क्यों नहीं बनते। आप एक मदरसा एजुकेशन है, एक सरकारी स्कूल सिस्टम है, एक ये जो फॉरेन जो स्कूल सिस्टम है जो हाई एंड पे अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये तो एक बुनियादी मकसद। दूसरा ये है कि बदकिस्मती से हमारी एक माइंडसेट बन चुका हुआ है गवर्नमेंट लेवल पे भी कि हमारी एजुकेशन दूसरे मुल्क फ़ंड करेंगे, दूसरे लोग फ़ंड करेंगे, जो कि मुनासिब अप्रोच नहीं है। ये हमारे बच्चे हैं, इनको हमने ही तालीम देना है, हमें ही इस पर इन्वेस्टमेंट करना है। और तीसरा पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है कि एजुकेशन पे हमारी स्पेंडिंग इतनी नहीं है, और हम फोटो सेशन के लिए ज़रूर कहते हैं कि इतने % हमने इन्वेस्ट कर दिया, जो कि ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं है। अगर आप जाके देखें तो सरकारी स्कूलों में लाखों रुपए भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं एनुअली उनको अपने एक्सपेंडिचर के लिए, जबकि बाकी ऊपर जो ओवरहेड उसका है वो सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट है उसमें चला जाता है। तो मेरा ख्याल है कि तालीम के बजट हमारा ठीक नहीं है, कम है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान जैसे हर मुल्क के लिए इस वक्त जो देखा गया आफ्टर ये कोविड, कि आपको इमीडिएटली इमरजेंसी लॉन्च करनी चाहिए, हेल्थ इमरजेंसी,
ایجوکیشن ایمرجنسی, فوڈ جو ایمرجنسی ہے, سیکورٹی کا ایمرجنسی ہے, اور نیشنل سیکورٹی, یہ 4 چیزوں کو پرائرٹی دینی چاہیے. باقی چیزیں ہم ایسے ہی کر رہے ہیں, لیکن اگر ملکوں کو سروائیو کرنا ہے, اگر اپنے نیشن کو بلڈ کرنا ہے, تو تعلیم کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مختار احمد صاحب. ڈاکٹر مختار احمد صاحب موجود تھے, سابق سربراہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, اور بڑی اچھی باتیں کی ہیں جی. تعلیم ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بظاہر لوگوں کو ہو سکتا ہے لگتا ہے کہ بورنگ ہو, لیکن نیشنز جو ہیں وہ بلڈ اسی طریقے سے ہوتی ہیں جب آپ کا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو, تعلیمی نظام اچھا ہو. ویری رائٹ. چلیں جی آگے ایک خبر شامل کر لیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے آرڈر کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے. درخواست وزیر اعظم اور وفاقی وزیر اسد عمر کی جانب سے دائر کی گئی ہے. اسد عمر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. پوری دنیا میں حکومت کو الیکشن مہم کرنے کی اجازت ہے, اس کے باوجود الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری کیا جا رہا ہے. ایک قانون سازی کی گئی تھی آئین کے اختیار کے مطابق کہ اجازت دی جائے پبلک آفس ہولڈرز کو بھی کہ وہ الیکشنز کے اندر کیمپین کر سکیں. اس طریقے سے دنیا کے اندر اجازت ہوتی ہے, تو وہ اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے نوٹسز ایشو کر دیے وزیر اعظم کو بھی, مجھے بھی, اور بہت سارے لوگوں کو, کہ آپ لوگ کیوں گئے ہیں. تو ہم نے پٹیشن فائل کی ہے, وزیر اعظم اور میں دونوں اس کے دستخط کنندہ ہیں ایز انڈیویجول پٹیشنرز, کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک ڈیولی ڈن لیجسلیشن کو اوور رائڈ کر کے, قانون کو اوور رائڈ کر کے اپنی طرف سے کوئی اس کی انٹرپریٹیشن کر سکے. آج سیم ڈے کے لیے فائل کر رہے ہیں, آج ہی سماعت ہو, یہ کل کے لیے؟ جی آج. چلیں جی, اسد عمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور ظاہر ہے کہ ایک نوٹس الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب پر کہیں پر جائیں گے تو وہ ممکنہ طور پر اختیارات کا غلط استعمال ہوگا اور کسی طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش ہوگی. تو الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا تھا, اسد عمر صاحب پہنچے ہیں عدالت. تو اب ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں. ایک بار پھر سے خوش آمدید. ابھی ہم بات کریں گے, جس طرح سیاست کی ہم نے آغاز میں بات کی تھی کہ جی الزامات لگائے جا رہے ہیں حکومتی جماعت کی جانب سے اپوزیشن پر کہ ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے, بلکہ اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بندے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن دونوں جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں. حکومت کی جانب سے ذرا سامنے آئے کہ سندھ ہاؤس اس وقت جو ہے ہارس ٹریڈنگ کا مرکز بنا ہوا ہے. تو اسی پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب, سیدھا سا سوال ہے کہ بتائیں ذرا کہ یہ کون بندے غائب کر رہا ہے, کون ہارس ٹریڈنگ کر رہا ہے؟ پرویز الہی صاحب کے بیان کے بعد اب تو فیصل کریم کنڈی اور شازیہ مری صاحبہ نے اپنے منہ سے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. مختلف جماعتوں کے وہاں ایم این ایز کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن موجود ہے اور اسلام آباد میں کھلے عام ببانگ دہل ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, کیا الیکشن کمیشن خاموش رہے گا؟ آئے دن تحریک انصاف کو تو نوٹس مل جاتے ہیں. اب یہاں دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانبداری یا غیر جانبداری کیا ہے. وزیر اعظم نے سوات کے جلسے میں اس کا ذکر کیا. آج ہماری جو پارٹی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہے, آج وزیر اعظم صدارت فرمائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر غور و خوض کیا جائے گا کہ کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے. یہ بھی نوٹس لینا چاہیے کہ سندھ پولیس کا قمائے اسلحہ اسلام آباد میں کیا رول ہے. نمبر 2, یہ جو بتایا جا رہا ہے اور پورے اسلام آباد میں بات گردش کر رہی ہے کہ تھیلے اور ڈبے کیش کے جو سندھ ہاؤس منتقل ہوئے ہیں یہ کیا ہے. یہ لوگ جو جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں یہ جمہوریت کی بولی لگا رہے ہیں, یہ جمہوریت کی خدمت نہیں, یہ جمہوریت کو دفن کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ نہیں چل سکتی, نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتی. یہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے عمران خان کو فارغ کرنے کا. پورے نظام کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے صرف اس مقصد کے لیے. نون لیگ اور کاف لیگ ایک دوسرے کے ساتھی نہیں ہو سکتے.
ان کا جو ووٹ بیس ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. نون لیگ کے اندر ایم پی ایس جو ہیں وہ اس پر نالا ہیں. کاف لیگ کے اندر سپورٹ بیس جو ہے وہ نون لیگ کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. جو ہمارا ان سے رابطہ ہے, ہمارا ان سے تعلق ہے, ہم کٹھے تھے, کٹھے ہیں, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم آئندہ بھی کٹھے رہیں. وہ کہے کہ جی مجھے خطرہ ہے کہ مجھے کوئی یرغمال کر لے گا, یہ بات نہیں بنتی, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. آج تو کسی بالغ بچے یا بچی کو یرغمال نہیں کیا جا سکتا مرضی کے بغیر. ایگزیکٹلی. بہت بڑھیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. بالکل, اور اب وقت ہوا ہے آپ سے اجازت لینے کا. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.